हेलो दोस्तों, आप सभी का मिशन आरबीएससी में स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके में आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं और वो है हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश। दोस्तों, पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का सबसे उपजाऊ प्रदेश है और राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या इसी प्रदेश में निवास करती है। यानी अगर पूछा जाए कि राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है तो वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान का सबसे ज़्यादा जन घनत्व भी पूर्वी मैदानी प्रदेश में है। इस क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कम्प्लीटली कवर होंगे। कम आप इस क्लास को आराम से जो है वो कम्प्लीटली देख लेना है। कुछ भी पॉइंट हम नहीं छोड़ेंगे पीछे और मैप के माध्यम से हम इसे समझने वाले हैं ताकि हम पहली बार में ही दिमाग में छप जाए सारी चीज़ें। देखो दोस्तों, हमने अभी तक राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान का विभाजन किया था उसमें से हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने ये जो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यहाँ से लेकर के ये हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हम पढ़ चुके हैं। नंबर 2 पे हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ा था, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसको हम कंप्लीटली देख चुके हैं। और अब तीसरा जो हमारा आज की जो क्लास है, इस तीसरी क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये है हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश जो राजस्थान का तीसरा भौतिक प्रदेश है। राजस्थान का सर्वाधिक जन घनत्व वाला प्रदेश है और राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला प्रदेश है। मतलब बारहमासी नदियां, चंबल नदी यहाँ से होते हुए बहती है और साथ ही साथ इससे रिलेटेड बहुत सारी जो विशेषता हैं वो सारी हम एक ही क्लास में कंप्लीटली करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी उत्पत्ति से। तो इसकी उत्पत्ति जो है दोस्तों, उत्पत्ति जो है हमने देखा था कि हमारा जो रेगिस्तानी प्रदेश है और मैदानी प्रदेश है ये दोनों टैथिस सागर के अवशेष हैं। तो पहली बात तो ध्यान रखना ये कि प्राचीन टैथिस सागर का अवशेष है और इसका निर्माण इसके साथ साथ इसका निर्माण गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदी जो विशेष करके बनास है, चंबल है, इन नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है और इसीलिए ये उपजाऊ प्रदेश है। अगर काल पूछा जाए इसका कि इसका किस काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी तो प्लेस्टोसिन काल याद रखना, ध्यान रखना, काल जो है वो प्लेस्टोसिन काल है। अब मुझे बताइए, एक हमने प्री कैम्ब्रियन काल पढ़ा था, कौन से प्रदेश की कौन से भूभाग की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। पिछली जो हमारी क्लासें अगर आपने देखी है तो निश्चित रूप से आप मुझे आंसर बता दोगे। विस्तार की बात करें, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23.3% भाग जो है वो इस पूर्वी मैदानी प्रदेश घेरता है। देखो, पश्चिमी मैदानी प्रदेश जो है उसका क्षेत्रफल है 61.11%। इसके बाद हमारा जो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है उसका क्षेत्रफल है 9% और पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का मैदानी जो प्रदेश है पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसका क्षेत्रफल है 23%। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरे स्थान पर है लेकिन जनसंख्या में पहले स्थान पर है। इस भूभाग में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 39% जनसंख्या इसी भूभाग में निवास करती है। और दोस्तों, ये 2011 की जनगणना के आंकड़ों के से है तो सर्वाधिक जनसंख्या इस भाग में निवास करती है। इसकी और विशेषताएं क्या है, यह सीधा प्रश्न कहां से बन सकता है। यह राजस्थान का सर्वाधिक जन घनत्व वाला और सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है। क्यों? क्योंकि ये मैदानी प्रदेश है, पानी की सुविधा यहाँ पर है और इसलिए ये अन्न का भंडार भी कहलाता है। और साथ ही साथ अगर प्रदेशों के हिसाब से बात करें तो ध्यान रखना, जिलों के हिसाब से बात करें तो अलग आंसर रहेगा क्योंकि भौतिक प्रदेश अभी अपन पढ़ रहे हैं और भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जन घनत्व जो है वो इसी प्रदेश का है और सर्वाधिक अन्न इसी प्रदेश में उगता है। यहाँ की मिट्टी कैसी है दोस्तों? मुख्य रूप से यहाँ जलोढ़ या दोमट मिट्टी पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है वो बिछाई जाती है, इसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और ये बड़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब देखो कि जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका अगर हम वर्गीकरण करें, जैसे हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश का वर्गीकरण किया था, 3 भागों में हमने अरावली को विभाजित किया था, उत्तरी अरावली, मध्यवर्ती अरावली और दक्षिणी अरावली। तो इसी तरीके से हमारा जो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका जब हम वर्गीकरण करें तो 3 प्रमुख नदी बेसिनों के हिसाब से हम इसे विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहला है वो है चंबल बेसिन, चंबल नदी और उसका क्षेत्र। दोस्तों, चंबल नदी का विस्तार, क्योंकि राजस्थान में कोटा चित्तौड़गढ़ से शुरू होकर के कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर तक चलती है तो ये पूरा इलाका चंबल बेसिन कहलाता है।
और इसे उत्खाद भूमि भी कहते हैं, इसे उत्खाद भूमि कहते हैं। चंबल नदी द्वारा मिट्टी के भारी कटाव के कारण उबड़ खाबड़ गड्ढों वाली भूमि का निर्माण हुआ है, इसे उत्खाद भूमि कहते हैं। क्यों कहते हैं उत्खाद भूमि? क्योंकि चंबल का बहाव तेज है और वो आसपास की भूमि, जो किनारों वाली भूमि है नदी, वहां पे वो कटाव आता है, काटती है भूमि, तो उस कटाव के कारण उबड़ खाबड़ भूमि को उत्खाद भूमि कहा गया है। नेक्स्ट देखो बीहड़। अब देखो बीहड़ या इसे डांग क्षेत्र कहते हैं। चंबल के इन्हीं गहरे खड्डों और घने जंगलों वाले क्षेत्र को बीहड़ या डांग कहते हैं। सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर में और सवाई माधोपुर में स्थित हैं। अब महत्वपूर्ण दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाए डांग की रानी किसे कहते हैं, तो करौली को कहते हैं, और डांग का राजा किसे कहते हैं, तो धौलपुर को कहते हैं। डांग क्या है? डांग या बीहड़ क्या है? चंबल नदी के द्वारा जो गहरे गड्ढे हुए हैं और जो गहरे बीहड़ हैं, जंगल हैं, उन जंगलों को, घने जंगलों को जो है वो डांग क्षेत्र कहा जाता है। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप इस पर नजर डालिए, ये मैप जो है, नक्शा जो है, तो यहाँ से हमारी बनास नदी जो है वो शुरू होती है। मैम नदियों वाला टॉपिक हम अलग पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको कंप्लीटली एग्जैक्ट नदी शो करेंगे। थोड़ा सा नदियों का यहाँ पे है ना कंफ्यूज हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे देखना है, तो हमारा जो ये चंबल नदी है, यहाँ से प्रवेश करती है राजस्थान में, और फिर ये यहाँ से प्रवेश करके और फिर ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर आगे जाकर के उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। तो मैं आपको नदियों वाला क्षेत्र अलग से बताऊंगा, बट यहाँ से बनास नदी निकलती है और वो भी यहाँ चंबल में मिल जाती है। तो ये पूरा इलाका है जो हम अलग से इसे कंप्लीटली पढ़ेंगे। चलिए, अब हमारा आता है बनास बेसिन। चंबल बेसिन के बाद में कौन सी नदी आती है भाई? बनास महत्वपूर्ण नदी है, इससे बनास बाणगंगा बेसिन भी कहते हैं। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर और राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्योंकि चंबल नदी वैसे तो लंबी है, पर चंबल नदी राजस्थान में कम बहती है, उसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाते बनाते जो है वो बहती है, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो बनास नदी है। पीटमांड का मैदान दोस्तों, देवगढ़ राजसमंद के समीप स्थित निर्जन और एकांकी पहाड़ियां हैं। इस एकांकी पहाड़ी वाले मैदान को पीटमांड का मैदान कहा जाता है, और यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पीटमांड का मैदान इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट है दोस्तों खैराड़, मध्य प्रदेश, भीलवाड़ा और टोंक का वह क्षेत्र जहां पर बनास नदी बहती है, इसे खैराड़ कहा गया है। रोही का मैदान, जयपुर से भरतपुर के बीच बाणगंगा और यमुना नदी के बीच का जो उपजाऊ मैदान है, दोआब है, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। तो ये बाणगंगा और यमुना के बीच की जो भूमि है, उसे जो है वो रोही का मैदान कहा गया है। नेक्स्ट देखो, अब है हमारा तीसरा जो इसका भाग है, वो है माही बेसिन। माही बेसिन या इसे छप्पन का मैदान भी कहते हैं। इसका विस्तार कहाँ है? डोंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इसे वागड़ और काठल का क्षेत्र भी कहते हैं, और वागड़ और काठल की गंगा भी कहते हैं। माही नदी को वागड़ और काठल की गंगा भी कहते हैं। और ये पूरा इलाका जो है वो हमारे दक्षिण राजस्थान के इन 3 जिलों में है। काठल, प्रतापगढ़ में माही नदी के किनारे तट का भाग काठल कहलाता है, और वागड़ क्या है? डोंगरपुर और बांसवाड़ा का सम्मिलित जो पहाड़ी मैदानी क्षेत्र है, वो वागड़ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो बोली जाने वाली भाषा है, उसे वागड़ी भाषा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट हम देखेंगे, एक धांसू कंफ्यूजन आपका क्लियर करते हैं। 2 चीज है, एक तो है छप्पन का मैदान और एक है छप्पन की पहाड़ियां। ठीक है, छप्पन प्लेन्स। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 गांवों या 56 नदी नालों का समूह है, जो माही नदी के बेसिन से बनता है। यह पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा है और इसे छप्पन का मैदान कहते हैं। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में एक है छप्पन की पहाड़ियां। दोस्तों यह बाड़मेर जिले में सिवाना बालोतरा में स्थित गोलाकार पहाड़ियां हैं, और यह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है। तो समझ गए ना, छप्पन की जो पहाड़ियां हैं वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है, जबकि छप्पन का मैदान है वो हमारे पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है, या यूं कह सकते हैं माही बेसिन का हिस्सा है। तो इस तरीके से हमने इस क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया है। और अब नेक्स्ट हमारा अंतिम जो एक भौगोलिक प्रदेश बचा है, वो है हमारा राजस्थान का जो पठारी प्रदेश है, हाड़ौती का पठार जिसे हम कहते हैं, वो बचा हुआ है। कल उसकी क्लास आपको मिल जाएगी, और उसके बाद में हम इसके पूरे भौगोलिक प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, उसकी लाइव क्लास अब शुरू करने वाला हूं मैं। बिल्कुल आज या कल से शुरू कर देंगे, ठीक है ना। कल करनी थी, नहीं कर पाए, आज शायद नहीं हो पाएगी, बट कल से जरूर करूंगा। और अगर आज हो गई तो 6 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास हम आज की हमारी लाइव क्लास को कंप्लीट करेंगे।
अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार क्लास को लाइक और हाइप कर दीजिए, क्योंकि अब क्लासें मैं कल परसों से 1-2 दिन के बाद में अब क्लासों की स्पीड बढ़ा दूँगा। बहुत ज़्यादा क्लासें आपको मिलने वाली है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।